हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। और हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे थे और आज हमारे कंडीशनल सेंटेंस का लगभग आज ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे कुछ कंडीशनल कंजंक्शन बचे हुए थे, तो चलो उसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एक कंडीशनल कंजंक्शन बचा था व्हेन का मतलब होता है जब। ठीक है, व्हेन जब क्वेश्चनिंग वर्ड आए, ठीक है, यही क्वेश्चनिंग वर्ड के रूप में व्हेन आए तो इसका मतलब होता है कब। और जब यही व्हेन कंजंक्शन के रूप में आए, ठीक है, तब इसका मतलब होता है जब। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे कि क्या और कैसे क्या होता है। ठीक है, तो मैं वीडियो पॉज करके उसके कुछ एग्जाम्पल्स है वो लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिखे हैं। मैं आपको सूचित करूँगा जब मुझे इस बारे में पता चलेगा। मैं दूसरों की मदद तब लूँगा जब मैं स्वयं इसे करने में असफल हो जाऊँगा। और मैं वहाँ उपस्थित नहीं था जब यह घटना घटित हुई। देखो मैं आपको सूचित करूँगा, ये वाक्य स्वतंत्र है। शर्त किसके साथ जुड़ी हुई है कि जब मुझे इसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो ये वाला वाक्य इसके साथ शर्त जुड़ी हुई है, तो ये तो हो गया अपना कंडीशनल क्लॉज। ठीक है, और ये वाला वाक्य है इसके साथ कोई भी शर्त नहीं जुड़ी हुई है, ये हो गया अपना रिजल्ट क्लॉज। और जब के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हेन। ठीक है, कब, जब WHEN कब, ये जो है क्वेश्चनिंग वर्ड के रूप में आता है, WH वर्ड के रूप में आता है, तब इसका अर्थ निकलता है कब। लेकिन जब यह व्हेन कंजंक्शन यानी कि 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए काम में आता है, तब इसका अर्थ निकलता है जब। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, मैं आपको सूचित करूंगा। ठीक है, तो दोनों तो भविष्य में नहीं लिखे जाएंगे, कंडीशनल क्लॉज को प्रेजेंट में लिखा जाएगा और इसको फ्यूचर में लिखा जाएगा, रिजल्ट क्लॉज को। तो क्या होगा, मैं आपको सूचित करूंगा। सूचित करूंगा मतलब आपको इन्फॉर्म करूंगा। आई विल इन्फॉर्म यू, यानी कि मैं आपको सूचित करूंगा जब, यानी कि व्हेन, जब मुझे इस बारे में पता चलेगा। यानी कि किसी के बारे में पता चलने को इंग्लिश में बोलते हैं कम टू नो। कम टू नो मतलब कि किसी चीज़ के बारे में पता चलना या किसी चीज़ की जानकारी में आना। ठीक है, तो व्हेन आई, इसको वर्तमान काल में लिखेंगे पहले टेंस में। व्हेन आई कम टू नो अबाउट इट, यानी कि आई विल इन्फॉर्म यू, एंड मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा जब व्हेन आई कम टू नो अबाउट इट। ठीक है, ये अबाउट पूरा है, ABOUT। जब मुझे इसके बारे में पता चलेगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा। अब ये देखो, मैं दूसरों की मदद तब लूंगा, ठीक है, जब, और इसके साथ ये कंडीशन पूरी लगी हुई है क्या, कि जब मैं स्वयं इसे करने में असफल हो जाऊंगा। दोनों में फ्यूचर है, लेकिन लिखते वक्त क्या करेंगे, ये कंडीशनल क्लॉज है, ये रिजल्ट क्लॉज है, तो इसको तो लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में और इसके लिखेंगे फ्यूचर टेंस में। तो इसको कैसे लिखेंगे, मैं दूसरों की मदद लूंगा। ठीक है, तब लूंगा, ये इसका कोई मतलब नहीं है, मैं दूसरों की मदद लूंगा, यानी कि आई विल टेक अदर्स, डायरेक्ट ऐसे लिख, अदर्स हेल्प। आई विल टेक अदर्स हेल्प, यानी कि मैं दूसरों की मदद लूंगा कब, जब मैं खुद इसको करने में फेल हो जाऊंगा। तो इसको वाक्य को किससे लिखेंगे, पहले टेंस में। व्हेन आई फेल टू डू इट माई सेल्फ, जब मैं इस काम को करने में सफल हो जाऊंगा खुद, तब मैं दूसरों की मदद लूंगा। एक और, मैं वहां उपस्थित नहीं था जब यह घटना घटित हुई। जब ये घटना घटित हुई और मैं वहां उपस्थित नहीं था, ये दोनों ही पास्ट टेंस में है। ठीक है, अब देखो, मैं वहां उपस्थित नहीं था, ये तो रिजल्ट क्लॉज है। शर्त किसके साथ जुड़ी हुई है, जब ये घटना घटित
हुई, तो इसको ये कंडीशनल क्लॉज है, ये रिजल्ट क्लॉज है। ठीक है, अब देखो मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। अब पास्ट टेंस में ये कौन सा है, इसमें अंदर क्रिया तो है नहीं। ठीक है, कि क्रिया है, इसके अंदर क्रिया नहीं है। ठीक है, आई, ये सिंपल टेंस का वाक्य, सिंपल पास्ट का, आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, यानी कि मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं था जब यह घटना घटित हुई, यानी कि व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंड, यानी कि जब ये घटना घटित हुई तब मैं वहां पर उपस्थित नहीं था। तो ये तो हो गया व्हेन। एक और इसको मैं साइड में हो जाता है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, व्हेन खत्म हो गया। एक होता है वाइल, WHILE। वाइल के दो अर्थ निकलते, एक तो निकलता है जबकि, और एक अर्थ निकलता है जिस दौरान। अब देखो, जब मैंने टेंस आपको पढ़ाए थे और तीसरा टेंस पढ़ा रहा था, तब मैंने वाइल के कुछ 3 सेंटेंसेस बताए थे। वो कौन कौन से थे, कि मैंने बताया था कि जब दोनों कार्य एक साथ हो और दोनों विपरीत विपरीत हो, जैसे कि 8 यात्री थे वो घायल हो गए, 2 यात्री थे वो मर गए, 4 व्यक्ति थे उन्होंने हमारे प्रपोजल को स्वीकार किया, 2 ने रिजेक्ट किया। ठीक है, और क्या था, हाँ, इतने पास हो गए, इतने फेल हो गए। तो बीच में हमने क्या यूज किया था, वाइल, यानी कि जबकि। ठीक है, तो वो जबकि, वाइल का उपयोग जबकि के तौर पर होता है, तब तो मैंने आपको वो बता दिया। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वाइल का अर्थ है जिस दौरान। ठीक है, तो मैं एक वाक्य लिखता हूं, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा जिस दौरान वह प्रार्थना कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो, जिस दौरान, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसके साथ कोई भी शर्त नहीं जुड़ी हुई, ये हो गया रिजल्ट क्लॉज। और जिस दौरान वो प्रार्थना कर रहा होगा, इसके साथ शर्त जुड़ी हुई है, ये वाइल वाली। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशनल क्लॉज। तो दोनों तो भविष्य काल में होंगे नहीं, ये कंडीशनल क्लॉज के साथ वाला है, इसको हम प्रेजेंट में लिखेंगे और इसको लिखेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आई विल नॉट डिस्टर्ब हिम। ठीक है, या विल यो आया है क्योंकि हमने फिक्स है कि मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूँ, दृढ़ नीचे होकर कह रहा हूँ कि मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आई विल नॉट डिस्टर्ब हिम वाइल, यानी कि जब, जिस दौरान, वाइल वह प्रार्थना कर रहा होगा। ठीक है, तो नम्मा टेंस होता था तो हम इसको पहले टेंस में कन्वर्ट करते थे, ये रहा होगा, रही होगी, ये 10वां टेंस है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, दूसरे में, तभी ये सही से अच्छा लगेगा। ठीक है, वाइल ही इज डूइंग प्रेयर्स। ठीक है, एक और वाक्य, इस जनरेटर को उपयोग में लाया जाएगा जिस दौरान पावर सप्लाई
पावर सप्लाई उपलब्ध नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये हमारे पास जो जनरेटर पड़ा है इसको उपयोग में कब लाएंगे कि जब हमारे पास पावर सप्लाई उपयोग नहीं होगी, जब लाइट चली गई होगी, ठीक है, पावर कट होगा, तब हम इस जनरेटर को उपयोग करेंगे। तो दोनों ही भविष्य काल में है, तो ये वाला रिजल्ट क्लॉज है क्योंकि इसके साथ शर्त नहीं जुड़ी हुई, तो इसको लिखेंगे फ्यूचर में, और इसके साथ जुड़ी हुई शर्त जुड़ी हुई है, कंडीशनल ये जुड़ी हुई है, तो इसको लिखेंगे हम वर्तमान में। तो क्या लिखेंगे, इस जनरेटर को यूज किया जाएगा, ये पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि दिस जनरेटर विल बी यूज्ड, यानी इस जनरेटर को यूज किया जाएगा जिस दौरान, यानी कि वाइल, ठीक है, वाइल जो पावर सप्लाई है कि वो वाइल मतलब उपलब्ध नहीं होगी, वाइल द पावर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल, यानी कि जब पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं है तब इस जनरेटर को उपयोग में किया जाएगा। ठीक है, अब एक और वाक्य, एक वाक्य लिखा कि एक खिलाड़ी उदास होता है जब या जिस दौरान वह अच्छा नहीं खेल रहा होता है। ठीक है, अब मान लो कोई क्रिकेट में है, मान लो कोई क्रिकेटर है, अगर वो अच्छा खेल रहा है तब तो वो खुश होता है, और मान लो कि वो जो अच्छे रन नहीं मार रहा है या अच्छे गोल नहीं कर रहा है तो वो सैड फील करता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक खिलाड़ी है वो उदास होता है, तो क्या लिखेंगे, अ प्लेयर इज सैड, यानी कि एक खिलाड़ी उदास होता है जिस दौरान, यानी कि वाइल ही इज नॉट प्लेइंग वेल। ठीक है, तो ये वाइल का एक अर्थ जबकि निकलता है, वो तो हमने बता दिया कि जबकि में क्या होता है, दो विपरीत क्रियाओं, दो विपरीत चीज़ों को, दो विपरीत कार्यों को कनेक्ट करते हैं तो जबकि यूज करते हैं। जबकि जिस दौरान ये शब्द वाक्य का अर्थ निकलता है तब हम वाइल को यूज कर सकते हैं। तो वाइल के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो जबकि और एक जिस दौरान। जबकि अर्थ निकलता है वो मैंने तीसरे टेंस में आपको स्ट्रक्चर बताया था, उसमें जबकि के 3 एग्जाम्पल दिए थे, तो वहाँ तो मैं वापस जबकि वाले नहीं करवा रहा हूँ। जिस दौरान ये जो अर्थ निकल रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझा लिए। ठीक है, तो मैं साइड में हो रहा हूँ, आप इतने हैं वो एग्जाम्पल्स एक बार लिख लीजिए। अब कंडीशनल सेंटेंस की कुछ छोटे मोटे 3-4 रूल रहे हैं छोटे छोटे, वो देख लेते हैं। ठीक है, सम एक्स्ट्रा रूल्स। देखो, एक रूल क्या कहता है कि यदि वाक्य है वो संभावना बताता है, ठीक है, अगर वाक्य संभावना बताता है तो जो रिजल्ट क्लॉज होता है वहाँ पर विल न आकर के मे या माइट का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, देखो, यदि वाक्य संभावना बताता हो तो रिजल्ट क्लॉज में विल की जगह में या माइट आएगा। कैसे? मान लो कि आज सुबह सुबह बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, तो बच्चे क्या होते हैं कि आज तो बारिश हो रही है, मान लो 7 बजे स्कूल का टाइम है और सुबह उठते ही देखा कि बारिश हो रही है। ठीक है, तो जिस दिन बारिश होती है उस दिन आप ज़्यादातर देखते हो कि बच्चे स्कूल नहीं जाते। ठीक है, तो अगर बारिश हो रही है या बारिश होगी
तो हो सकता है कि बच्चे स्कूल ना आए। ठीक है, तो ये भी एक संभावना ही है कि बारिश होगी तो हो सकता है कि बच्चे स्कूल ना आए। तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ठीक है कि यदि बारिश होगी तो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, तो दोनों भविष्य में है, तो एक को तो वर्तमान में लिखेंगे और एक को भविष्य में। ठीक है, कि यदि बारिश होगी तो बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, तो इफ इट रेन्स कॉमा स्टूडेंट मे नॉट कम टू स्कूल। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कंडीशनल क्लॉज में विल या वुड ही आए। ठीक है, कभी कभार वाक्य ऐसे संभावना वाले बन जाए तो मे माइट भी आ सकता है। ठीक है, एक और वाक्य हम पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो कि फ्लाइट मान लो टेक ऑफ करने वाली है। ठीक है, और मान लो कि सुबह सुबह बहुत कोहरा है, बहुत फॉग है, धुंध है। ठीक है, तो हो सकता है कि क्योंकि जब तक कोहरा साफ नहीं होगा तब तक तो फ्लाइट टेक ऑफ करेगी नहीं, तो जब तक नहीं हो सकता तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत फ्लाइट लेट भी हो जाए, ये भी संभावना है। तो एक वाक्य ये भी बनता है कि इफ द फॉग डज नॉट क्लियर, ठीक है, द प्लेन मे गेट लेट। ठीक है, यानी कि द प्लेन मे गेट लेट, इसका मतलब है कि जो प्लेन है वो लेट हो सकता है। ठीक है, ये भी होता है। और एक ये होता है कि मतलब यदि वाक्य जो है अनुमति देता हो, तो क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट क्लॉज होगा, रिजल्ट क्लॉज में विल की जगह मे का प्रयोग होगा। ठीक है, कई बार बॉस होता है वो क्या कहता है कि यदि तुमने काम कर लिया है तो यू मे गो होम। ठीक है, जैसे कि इफ यू फिनिश योर वर्क, यदि तुमने अपना काम फिनिश किया है, या मतलब यदि तुम अपना काम फिनिश करते हो तो तुम घर जा सकते हो, यानी कि यू मे गो होम। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो, अगर संभावना बताता है तो विल की जगह हम क्या करेंगे, रिजल्ट क्लॉज में मे या माइट भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यदि बारिश होगी तो हो सकता है कि बच्चे नहीं आए, यदि फॉग क्लियर नहीं होगी तो हो सकता है कि प्लेन लेट हो जाए, तो ये संभावना बताते हैं। और अगर अनुमति दे रहा हो, परमिशन दे रहा हो, तो रिजल्ट क्लॉज में विल की जगह मे का प्रयोग होगा। जैसे कि यदि तुम अपना काम फिनिश करते हो या करोगे तो तुम घर जा सकते हो, तो ये अनुमति दे रहा है, तो यहाँ पे भी यू मे गो होम हो गया। ठीक है, और अब तीसरा, यदि वाक्य में सलाह या उपदेश हो तो रिजल्ट क्लॉज में विल की जगह या तो मस्ट आएगा या शुड आएगा। कैसे? मैंने एक आपको कहा कि यदि तुम फिट रहना चाहते हो, एकदम हेल्दी रहना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो भी डेली। ठीक है, तो मैंने एक वाक्य लिखा, इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, यदि तुम हेल्दी रहना चाहते हो, कॉमा यू शुड एक्सरसाइज
एक्सरसाइज डेली, तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, शुड भी आ गया, क्योंकि ये क्या है, एक सलाह है, ठीक है, एक उपदेश भी हम कह सकते हैं कि यदि तुम हेल्दी रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक और हम कहते हैं ना कि मान लो तुम घर पर अकेले हो और कोई अनजान आदमी आ गया और तुम उसको नहीं जानते हो, तो तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। ये भी एक क्या, एक सलाह है, ठीक है। यानी कि इफ यू डोंट नो हिम, यदि तुम उसको नहीं जानते हो, कॉमा यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, यदि तुम उसको नहीं जानते हो, तुम्हें दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कुछ रूल्स है कि मान लो देखते हैं कि वाक्य के अंदर थोड़ी कोई संभावना तो नहीं बता रहा, वाक्य संभावना बता रहा है तो रिजल्ट क्लॉज में विल की जगह मे माइट भी आ सकता है। यदि वाक्य है वो परमिशन दे रहा है तो विल की जगह मे भी आ सकता है। यदि वाक्य है वो सलाह या उपदेश दे रहा है तो रिजल्ट क्लॉज में विल की जगह मस्ट या शुड भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इतना लिखिए, तब तक के लिए मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, एक और नियम देख लो कि यदि जो वाक्य है वो शिष्टाचार का है या निवेदन का है, ठीक है, तो वहां पर भी हम आवश्यकता के अनुसार कुड या वुड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यदि वाक्य शिष्टाचार संबंधित निवेदन है, ठीक है, तो रिजल्ट क्लॉज में विल की जगह क्या आ सकता है, कुड भी आ सकता है और वुड भी आ सकता है। वुड भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, मान लो कि आपने किसी व्यक्ति को कहा कि तुम उसको मिलोगे, तो क्या तुम उसको ये कह दोगे कि वो मुझे कॉल करे, ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्ट ही तो हुई कि मतलब आप किसी व्यक्ति को कह रहे हो कि यार तू अगर उसे मिले ना तो ये कह देना कि वो मुझे कॉल करे। तो ये क्या हुआ, एक शिष्टाचार के तौर पर एक रिक्वेस्ट हुई, निवेदन हुआ। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ यू मीट हिम, यानी कि यदि तुम उसको मिलोगे, ठीक है, तो क्या लिखोगे, कुड यू टेल हिम टू कॉल मी अप, ठीक है। कि ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम उसको ये कह दोगे कि वो मुझे कॉल करे, ठीक है। और अगर मान लो किसी आपका दोस्त आ रहा है, ठीक है, तो आप अगर मान लो वो आपके गांव आ रहा है या आपके शहर में आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको कहोगे कि मतलब तुम मेरे शहर आओगे या मेरे गांव आओगे, तो क्या तुम मुझे मिलने आओगे, ठीक है। ये एक रिक्वेस्ट है कि क्या तुम मुझे मिलने आओगे। तो ये भी कह सकते हैं, इफ यू कम हेयर, यदि तुम यहाँ आओगे क्या तुम मुझसे मिलोगे, वुड यू मीट मी, यानी कि क्या तुम मुझे मिलोगे। तो ये प्रश्नवाचक में है, ठीक है, जब किसी को निवेदन करना हो, ठीक है, तो ये दोनों मॉडल है, कुड और वुड। जब किसी को निवेदन करना हो तो हमेशा कुड और वुड, इन दोनों को वाक्य के शुरुआत में लिखकर पीछे वाला वाक्य वो इंटरोगेटिव कर देते हैं, ठीक है। मान लो कि आप बस में जा रहे हो, ठीक है, आपको उल्टी जैसा हो रहा है, और मान लो कि आप तीसरे नंबर वाली सीट पर खड़े हो और आपको हवा नहीं आ रही, इसलिए आपको घुटन हो रही है। तो आप जो व्यक्ति खिड़की के पास बैठा है उसको एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, और इंग्लिश में अगर बोलोगे तो आप उसको क्या कहोगे, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो,
ठीक है, यानी कि क्या आप प्लीज़ खिड़की खोल दोगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। इसी तरह वुड से भी बना सकते हैं, लेकिन वुड और कुड में अगर कंपैरिजन करें तो कुड है वो ज़्यादा पोलाइटनेस कहलाता है। पोलाइटनेस कुड में ज़्यादा होती है वुड के मुकाबले, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो वुड और कुड अगर वाक्य के सबसे आगे आए और पीछे वाले वाक्य को इंटेरोगेटिव बना दे तो वो वाक्य निवेदात्मक, निवेदन वाला वाक्य होता है, ठीक है। कि कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, हम कहते हैं ना, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे, ठीक है। तो वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, दोनों ही वाक्य निवेदन वाले, लेकिन पोलाइटनेस किस में ज़्यादा है, कुड में, ठीक है। तो दोनों ही आ सकते हैं। मैंने तो सिर्फ आपको बताया कि क्या तुम उससे मिलोगे, तो ये कह दोगे कि वो मुझको कॉल करे, ये भी एक रिक्वेस्ट ही है। तुम यहाँ आओगे तो क्या तुम मुझे मिलोगे, ठीक है, ये भी एक रिक्वेस्ट ही है, ठीक है। और एक मतलब ये भी है कि क्या कहते हैं इसको, कभी कभार कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस ना आकर के कभी कभार कंटिन्यू टेंस भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आप इतना है वो उतार लीजिए। ठीक है, मैंने ये कहा कि मतलब जो प्रेजेंट टेंस है, वो जो कंडीशनल सेंटेंस है, तो हम क्या करते हैं कि एक वाक्य प्रेजेंट में लिखते हैं और एक फ्यूचर में लिखते हैं, यदि दोनों फ्यूचर में हो तो। कभी कभार क्या होता है कि जो कंडीशनल क्लॉज है वो फर्स्ट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ना लिख करके उसको कभी कभार सेकंड टेंस में भी आ सकता है, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल क्लॉज कॉमा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी लिखा आ सकता है। कैसे आ सकता है, देखो, मान लो कि आप बस का वेट कर रहे हो, आपको पता नहीं है, ठीक है। मान लो कि 12 बजे के बाद सीधी 3 बजे बस आती है, और मान लो कि 12 बजे वाली बस है वो निकल गई 5 मिनट पहले ही, और आप वेट कर रहे हो, आपको पता नहीं, आपने सोचा कि कोई बात नहीं 12 बजे वाली बस निकल गई, 1 बजे तो कोई ना कोई बस होगी। लेकिन जो जानता है कि नहीं अब तो 12 बजे के बाद निकल गई, अब तो 3 बजे तक कोई बस नहीं है, ठीक है, और उसने देखा कि यार ये आदमी तो वेट कर रहा है, ठीक है, तो वो आपको आके क्या कहेगा कि यदि तुम के बस का वेट कर रहे हो तो मत करो, अगर तुम बस का वेट कर रहे हो तो मत करो, इससे अच्छा होगा कि तुम टैक्सी ले लो, क्योंकि बस तो 3 बजे तक नहीं आएगी, तुम टैक्सी से जा सकते हो, ठीक है। तो उसको वाक्य को कैसे लिखेंगे, इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस, यदि तुम बस का वेट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम टैक्सी ले लो, ठीक है। यू शुड बेटर टेक अ टैक्सी, कि यदि तुम बस का वेट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए यही ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम टैक्सी कर लो या टैक्सी ले लो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इफ क्लॉज के साथ अगर मैं प्रेजेंट टेंस बोलूँ तो पहला टेंस ही आए, दूसरा टेंस भी आ सकता है, ठीक है, तीसरा टेंस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो मैंने यही एक बताने के लिए, ये भी एक रूल ही है, ये 5वां रूल है, ये 4था रूल है, और 3 पहले इससे जस्ट पहले मैंने बता दिए थे। तो हमारा जो ये जो टॉपिक तो था कंडीशनल सेंटेंस, वो मैंने आपको पूरा पढ़ा लिया, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा कंडीशनल सेंटेंस है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसका मैं छोटा सा रिवीजन अगर बता दूँ तो इतना ध्यान रखना कि जो है एक होता है कंडीशनल क्लॉज, ठीक है, यानी कि जिसके साथ हमेशा कोई ना कोई शर्त जुड़ी हुई होगी। इसको किसी किसी बुक में इफ क्लॉज भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। और एक होता है रिजल्ट क्लॉज, CLAUSE, ठीक है, या इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, क्योंकि एक ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई शर्त जुड़ी हुई नहीं होती। तो इतना ध्यान रखना है, ये अगर पास्ट में हो
तो ये भी पास्ट में होगा। ये अगर प्रेजेंट में हो तो ये भी प्रेजेंट में होगा, लेकिन ये अगर फ्यूचर में हो तो ये हमेशा प्रेजेंट में होगा। आ गया समझ में? अब इसको ये मत लेके बैठ जाना कि कूड़े है, अरे ये तो पास्ट में है और यहाँ पे तो है ही नहीं। ये वाले जो मैंने सम एक्स्ट्रा रूल्स करके ये जो 5 पॉइंट बताए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये विशेष परिस्थितियाँ हैं तब ही लगते हैं कि मान लो कहीं पर संभावना आ गई, कहीं शिष्टाचार आ गया, कहीं अनुमति आ गई, ठीक है, तो निवेदन आ गया, तो बाकी ये रूल ये ज़्यादातर काम नहीं करते। मेन यही रूल है, ठीक है। और पास्ट टेंस में भी मैंने बताया था कि यदि इफ़ करके जो भी वाक्य लिखा हुआ है वो 5वें टेंस में है तो रिजल्ट क्लॉज हमेशा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगा। और इफ़ के साथ में यदि 7वां टेंस है तो रिजल्ट क्लॉज है वो हमेशा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आएगा। और यदि कल्पना वाले वाक्य, मैंने बताया था काश में पक्षी होता, काश में करोड़पति होता, काश में देश का प्रधानमंत्री होता, कुछ भी जो कल्पना सिर्फ और सिर्फ कल्पना करने के लिए है, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा सब्जेक्ट करके वर ही आएगा। भले इस तक आगे मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सब्जेक्ट और वर करके किसी भी नाउन, कोई भी नाउन लिखा हुआ होगा, ये कंडीशनल क्लॉज में आएगा और रिजल्ट क्लॉज में हमेशा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये पास्ट के अंदर 3 कंडीशनल सेंटेंस के फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है कि इधर फ्यूचर है तो इधर प्रेजेंट होगा, बाकी इधर प्रेजेंट है तो इधर प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। तो चलो ये आज का इतना कर लेते हैं, ये आप उतार लो, आपको उतारना हो तो आज फिर टेंस का रिवीजन कर लेते हैं और हमारा ये जो टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस का वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आगे देखते हैं हम कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं। जहाँ तक हो सका तब तक तो मैं वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस टॉपिक है वो करवाने की कोशिश करूँगा, पर देखते क्या होता है। 99% तो वॉइस टॉपिक ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो चलो एक बार टेंस का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी। टेंस नंबर, टेंस नेम, टेंस आइडेंटिटी, टेंस हेल्पिंग वर्ब और टेंस वर्ब, ठीक है। मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा तो उसको आप करने की कोशिश करना। ये अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और ये जो मैंने आपको टेंस के नंबर लिखवाए, पहला टेंस, दूसरा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, 6 टेंस है, आप बिना देखे रफ में इन टेंस के नाम लिखो, इन टेंस की हेल्पिंग वर्ब ये पूरी पहचान लिखो। अगर मैंने पहचान 2-2 लिखवाई है तो 2 की 2 लिखना, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी लिखना और एफर्मेटिव में कौन सी वर्ब उपयोग होती है वो भी लिखना कि फर्स्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या क्या होती है, ठीक है। तो अब यहीं पर आप वीडियो को पॉज करो और लिखो, ठीक है। तो आपने लिख लिया तो मैं अब यहाँ पर आपको फिर लिखवा रहा हूँ और आप चेक करके क्रॉस चेक करके बताओ कि आपको कितनी सही हुई आपकी, ठीक है। तो पहला टेंस है, ये है प्रेजेंट सिंपल, इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उपयोग में आती है, ठीक है। सेकंड है, ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर और एम, और ये इवन नंबर है और कंटिन्यूस ग्रुप का, इसके लिए इसके अंदर हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। 7वां टेंस है, इसका नाम है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इसकी पहचान 2 होती है, एक तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, और क्रिया जाना है तो गया था, गई थी, गए थे। अगर मान लो क्रिया खाना है तो खाया था, खाई थी, खाए थे। अगर मान लो क्रिया है नाचना तो नाचा था, नाची थी, नाचे थे। अगर क्रिया है लिखना तो लिखा था, लिखी थी, लिखे थे। क्रिया आपके अनुसार नीचे वाली कोई भी हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है हेड और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट ग्रुप का टेंस है, 3रा, 7वां और 11वां, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म उपयोग होती है। 8वां टेंस है, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये तो आता ही है। प्लस के साथ में एक समय दिया हुआ होता है और समय से कार्य चल रहा होता था, ठीक है। समय से कार्य जारी,
इसकी हेल्पिंग वर्ब है कि हेड और इसके पीछे बीन लगा दो। ठीक है, इसके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएगी, क्योंकि जो भी चौथे 2 के पाड़े में जितने भी टेंस आते हैं, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां और 12वां, इनके सब के अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, सम संख्या वाले जितने भी इवन नंबर वाले टेंस है। ठीक है, नम्मा है ये फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, और इसकी पहचान है क्रिया के बाद गागेगी, क्रिया के बाद गागेगी। आपने सिर्फ गागेगी लिखा है तो आपका गलत माना जाएगा, उसको काट देना। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल और शैल। ठीक है, और इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उपयोग में होगी। 10वां टेंस ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी, शैल बी, और इसके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि 6 में से 6 में से आपका स्कोर कितना रहा, और ये भी बताना कि मुझे कंटिन्यूसली 6 में से 6 कितनी बार आए। मान लो कि आपके 2 बार तो आ गए 6 में से 6, और तीसरी बार 6 में से वापस 4 ही आए, या 6 में से 5 ही आए, तो आपका स्कोर वापस से 0 माना जाएगा। फिर वापस से आप जब दूसरी बार से करोगे 6 में से 6, तो वो वापस 1 बार माना जाएगा, फिर वापस 2 बार, वापस 3 बार, मतलब कंटिन्यूसली आपके 6 में से 6 बार सही हो। 6 में से 6 1 बार, 6 में से 6 2 बार, ऐसे करके 6 टाइम अगर आपके सही हो तब माना जाएगा कि आपको टेंस आते हैं। वरना आपको ये प्रैक्टिस मैं रोज करवाऊंगा, प्रत्येक वीडियो के अंत में 5 मिनट आपके खराब करूंगा, लेकिन आपको टेंस का रिवीजन करना ही है। ठीक है, तो आज का स्कोर आप जरूर बताना, और अपना कंडीशनल सेंटेंस का टॉपिक है वो खत्म हो गया है। आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप दूसरे दोस्तों को भी बताओ अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो। आप इस वीडियो को लाइक भी करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो, व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टा, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी लाभ मिले। अपने घर में भाई बहन काका वगैरह, मतलब आपकी गली में, आपके गांव में जो भी है, जिसको भी हेल्प कर सकते हो कि मान लो नहीं ये लड़का पढ़ लेगा तो इसको भी इंग्लिश में हेल्प हो जाएगी, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो ठीक है, अब अपने मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।